बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर्स एंड स्केलर्स। स्टूडेंट्स, ये क्लास 9th और फर्स्ट ईयर का दूसरा चैप्टर है। फर्स्ट ईयर के दूसरे चैप्टर में भी हम वेक्टर्स और स्केलर्स ही पढ़ते हैं, और क्लास 9 के सेकंड चैप्टर में काइनेमेटिक्स में भी हम वेक्टर्स और स्केलर पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं वेक्टर्स क्या होते हैं और स्केलर्स क्या होते हैं। सबसे पहले वेक्टर्स की बात करते हैं। तो वेक्टर्स Students, vectors are those physical quantities which needs magnitude as well as direction, and which can also obey vector law of addition. Students, वो physical quantities जो magnitude के साथ साथ डायरेक्शन भी रखते हैं, जिनको एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, और साथ में वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी ओबे करते हों, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। दोस क्वांटिटीज which needs magnitude as well as direction and also obey vector law of addition. Vector law of addition. स्टूडेंट्स, अगर हम वेक्टर की बात करते हैं तो किसी भी वेक्टर के लिए जरूरी है कि उसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड हो, कोई ना कोई मैग्नीट्यूड उसका जरूरी होता है, साथ में उसके साथ स्पेसिफिक डायरेक्शन वो मस्ट होगी, और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करेगा। मस्ट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। स्टूडेंट, जिस फिजिकल क्वांटिटी में ये तीनों प्रॉपर्टीज हो उसको हम वेक्टर्स कहेंगे। वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको एक्सप्लेन करने के लिए उसके मैग्नीट्यूड का होना, उसके डायरेक्शन का होना ये जरूरी हो, और साथ में वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी ओबे करे, तो उसको हम वेक्टर्स कहेंगे। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है? मैग्नीट्यूड को अगर हम डिफाइन करना चाहे तो हम इस तरह से लिख सकेंगे कि मैग्नीट्यूड एज number with a proper unit. नंबर विद ए प्रॉपर यूनिट को हम मैग्नीट्यूड कहेंगे। सपोज हमारे पास हम किसी क्वांटिटी की बात करते हैं, मीटर की बात करते हैं, तो ये मीटर जो है हमारे पास एक यूनिट है। इसके साथ अगर हमें 4 लगा लेता हूँ, 4 मीटर, तो ये 4 जो है हमारे पास एक नंबर हो जाती है। 4 मीटर जो है ये एक मैग्नीट्यूड बन जाती है। अगर हम किसी दूसरी क्वांटिटी मास की बात करते हैं तो मास का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होगा? सपोज हम नंबर और साथ में उसका एक यूनिट जो कि केजी है, तो 4 केजी ये जो है ये मास का मैग्नीट्यूड होगा। सही है। अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो हम कहेंगे 4 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड एज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, while 4 एज ए नंबर। ये 4 की जगह हम जो है 5 भी लिख सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है इसकी जगह। सही है। लेकिन ये यूनिट जो है ये कोई भी किसी भी क्वांटिटी का यूनिट होगा। हर क्वांटिटी का कोई ना कोई स्पेसिफिक यूनिट जरूर होता है। जितनी भी क्वांटिटीज है उनको अगर हम मेजर करते हैं तो उसके लिए एक मैग्नीट्यूड का होना, एक यूनिट का होना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, जब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड जो है अगर किसी भी क्वांटिटी के यूनिट के साथ हम नंबर को मल्टीप्लाई कर लें तो ये मैग्नीट्यूड बन जाती है। जब भी हम
बात करते हैं किसी क्वांटिटी की, कि क्वांटिटी को हम किसी भी क्वांटिटी को अगर हम मेजर करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड को मालूम करते हैं। मतलब कि ये क्वांटिटी हमारे पास नंबर में कितनी है और इसका कितने यूनिट्स हैं। अगर मैं मीटर की बात करता हूं, किसी लेंथ की बात करता हूं, तो हम कहेंगे कि लेंथ है या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट तो है कि मीटर्स है। मीटर्स में हम इसको अगर ले रहे हैं, हमारे पास जो यूनिट है वो हम अगर मीटर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके साथ कितने मीटर्स हैं, 4 मीटर हैं, 5 मीटर हैं या 6 मीटर है, जितने भी हो। या इसके अलावा अगर हम किलोमीटर में बात करते हैं, तो किलो तो हो जाता है प्रीफिक्स और मीटर जो है इसका यूनिट हो जाता है, और 4, 5, 6 जितना भी हो अगर हम लगा ले रहे हैं तो ये हमारे पास नंबर, तो 4 किलोमीटर, ये किलोमीटर जो है ये हमारे पास डिराइव्ड यूनिट बन जाती है, क्योंकि इनके साथ प्रीफिक्स लग गया डिराइव्ड यूनिट, और डिराइव्ड यूनिट के साथ जो नंबर हम लगा लेते हैं तो ये कंबाइंड हमारे पास एक मैग्नीट्यूड बन जाती है। तो स्टूडेंट्स, किसी भी वेक्टर को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले चीज जो जरूरी है वो मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का होना जरूरी है। कोई भी क्वांटिटी उसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड जरूर होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं डायरेक्शन की, तो वेक्टर के लिए ये मस्ट है कि वेक्टर का कोई ना कोई डायरेक्शन हो। सपोज अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट चूंकि हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके लिए जो है हमारे पास जरूरी है कि इसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड हो। कि मतलब अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं कि मतलब इतना डिस्टेंस है, 4 मीटर डिस्टेंस है, 5 मीटर डिस्टेंस है, और वो डिस्टेंस किस डायरेक्शन में है, जब डिस्टेंस की डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन की बात करते हैं तो फिर वो डिस्प्लेसमेंट बन जाती है, क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, उसके लिए मैग्नीट्यूड तो जरूरी होता है लेकिन उसके साथ डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी डिस्कशन मैग्नीट्यूड के बारे में और डायरेक्शन के बारे में। अब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है, तो आइए इस पे भी थोड़ा सा रोशनी डालते हैं कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है क्या। किसी भी वेक्टर के लिए जरूरी है कि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करे। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का मतलब ये है, जिस तरह के हम वेक्टर्स में हेड टू टेल रूल्स पढ़ते हैं। हेड टू टेल रूल्स में क्या है, जब भी हम एक या एक से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करते हैं, सपोज एक वेक्टर है हमारे पास इस डायरेक्शन में है, दूसरा वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है, तीसरा वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है, तो क्या करते हैं, हम इसके रिजल्टेंट को लेते हैं, जो कंबाइन इन तीनों वेक्टर्स का, ये वेक्टर नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इन तीनों वेक्टर्स के कंबाइन इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, इसका रिजल्टेंट कहते हैं। तो हेड टू टेल रूल में हम क्या पढ़ते हैं कि फर्स्ट वेक्टर जो है उसके हेड को मिलाएं दूसरे वेक्टर के टेल के साथ, और इस तरह तीसरे वेक्टर के टेल को मिलाएं दूसरे वेक्टर के हेड के साथ, और आखिर में जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा तो उसका टेल फर्स्ट वेक्टर के टेल के साथ, और उसका हेड जो होगा एरो हेड वो फर्स्ट लास्ट वेक्टर के हेड के साथ हम मिला देते हैं, तो ये इसका बन जाता है रिजल्टेंट, रिजल्टेंट वेक्टर। तो अब क्या करते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में, अगर हम यहाँ पे देखें, सपोज अगर ये कोई 2 मीटर लाइन है, डिस्प्लेसमेंट है, ये भी 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट ही है और ये भी 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, तो कंबाइंड अगर हम इनको ऐड करें तो ये क्या बनता है, 2 + 2 + 2 = 6। तो ये हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाती है, वो 6 बन जाती है अगर हम अलजेब्रिक एडिशन को देखें। लेकिन यहाँ पे क्या है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में हम क्या करते हैं, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में रिजल्टेंट हमारे पास ये बन जाता है, और अगर इसके लेंथ को हम देखें तो ये हमारे पास आएगा 4 मीटर। मतलब ये है कि इनका ये तीनों का रिजल्टेंट जो है वो हमारे पास वेक्टर का डायरेक्शन देगा। फर्स्ट वेक्टर का डायरेक्शन ये था, दूसरे का ये था, तीसरे का जो इनका रिजल्टेंट होगा वो हमारे पास कंबाइन इफेक्ट के रिजल्टेंट का डायरेक्शन हमें बताएगा। या इस तरह अगर हम कोई भी ट्रायंगल लेते हैं ट्रायंगुलर फॉर्म में, अगर दो वेक्टर्स हैं, सपोज एक इस डायरेक्शन में है दूसरा इस डायरेक्शन में है, अगर ये एक साइड जो है एक वेक्टर है और दूसरा साइड दूसरा वेक्टर है, तो ये जो थर्ड साइड होगा वो हमें
क्या इंफॉर्मेशन देगा, वो हमारे पास इंफॉर्मेशन देगा रिजल्टेंट वेक्टर का। तो ये हमारे पास क्या है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये बन जाती है हमारे पास ट्राइंगल में, ये जो है इस तरह पैरेललोग्राम में हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का क्या मतलब है? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का मतलब ये है कि अगर एक वेक्टर एक डायरेक्शन में है, दूसरा वेक्टर दूसरे डायरेक्शन में है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा इनका, इनके कंबाइन इफेक्ट से हमारे पास रिजल्टेंट आएगा किसी भी वेक्टर का। तो ये तीनों मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जिस क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रिक्वायर हो, अगर हम उसको कंप्लीट एक्सप्लेन करना चाहें, तो वो क्वांटिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होगी। और उसके लिए जरूरी ये भी है कि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करेगा। स्टूडेंट, आप जाते हैं स्केलर की तरफ कि स्केलर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज हैं। तो स्केलर quantities are those physical quantities which needs only magnitude for their complete explanation. Scalars, those physical quantities which needs only magnitude, those quantities which needs magnitude only for their detailed explanation, for their detailed description, detailed explanation. ये कंप्लीटली एक्सप्लेन होते हैं, स्केलर्स कंप्लीटली एक्सप्लेन होंगे सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड से। अगर हम मास की बात करते हैं, तो अगर हम किसी भी मास की बात करते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर। हमें ये बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती कि मास किस डायरेक्शन में है। मास के लिए डायरेक्शन, ये डायरेक्शनलेस क्वांटिटी है, तो इसलिए हम इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस, तो ये हमारे पास डायरेक्शनलेस क्वांटिटी है। हम इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर लें, तो हमें जो है क्या, इसका इसके कंप्लीट ये एक्सप्लेन हो जाता है सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड से। तो इसलिए हम इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अगर हम किसी भी गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, तो वो पेट्रोल जो है कितना उस पे अगर हम किसी से पूछते हैं कि इस पेट्रोल 1 लीटर पेट्रोल है या 2 है या 3 है, तो इसके जरिए ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो वो हमें कभी भी डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं करेगा, वो हमें बताएगा इसकी डिस्टेंस के बारे में। क्योंकि पेट्रोल जो वो इंजन चलाने के लिए जो उसको पेट्रोल रिक्वायर होता है, जो उसको चलने के लिए, तो वो हमें जो है किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं बताता, बल्कि वो हमें बताता है कि वो इतने मीटर, हाँ वो किसी भी डायरेक्शन में हो, लेकिन उसको चलना होगा, वो जाएगा, तब जो है ये गाड़ी क्या है, बंद हो जाएगी, उसके बाद आगे वो नहीं चल पाएगी। तो स्टूडेंट्स, डिस्टेंस में जो है ये इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। अगर हम वेक्टर की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो अगर हम किसी से पूछते हैं कि मुझे जाना है सपोज टूवर्ड्स वेस्ट, तो वो हमें स्पेसिफिक डायरेक्शन बताएगा। या हम बात करते हैं किसी एक स्पेसिफिक जगह की कि मुझे वहां पहुंचना है, तो वो आपको बताएगा कि अगर आप इस डायरेक्शन में इतने मीटर या इतने किलोमीटर आप डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे, इस डायरेक्शन में अगर आप जाएंगे 4 मीटर 5 मीटर या 10 मीटर, तो आप वहां पे पहुंच जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो बात करते हैं वो डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। अगर वो हमें कहेगा कि आप 10 मीटर आगे जाएं, 10 मीटर जो है वो फासला कवर करें, आप पहुंच जाएंगे, तो यहाँ पे जो है हमारा मकसद कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि किसी भी जगह पे पहुंचने के लिए जरूरी है कि वो आपको डायरेक्शन बताए, कि मतलब आपको जाना है, लेकिन इस डायरेक्शन में जाना है, आपको स्ट्रेट इस रोड के ऊपर जाना होगा, तब आप जो है स्पेसिफिक पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी स्केलर्स के बारे में थोड़ी सी जो है डिस्कशन, और ये वेक्टर के बारे में डिस्कशन। वेक्टर और स्केलर में बस सिर्फ इतना ही फर्क है, कोई भी
फिजिकल क्वांटिटी जो सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से उसको हम एक्सप्लेन कर सके वो स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी। और कोई भी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जिसको एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की जरूरत होगी तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। और साथ में जो है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी ओबे मस्ट करेगा। जिस तरह हमारे पास हम करंट की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको हम स्केलर क्वांटिटी लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट एज ए स्केलर क्वांटिटी। हालांकि करंट की डायरेक्शन होती है, करंट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो है वो मूव करता है, लेकिन हम इसको स्केलर इसलिए मानते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, चार्जेस पर यूनिट टाइम मूव कर रहे होते हैं और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में भी मूव कर रहे होते हैं, लेकिन वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ओबे नहीं करता। क्योंकि अगर हम किसी भी वायर को इस तरह कर लें तो इसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जितने चार्जेस थ्रू आउट द वायर जितने मूव कर रहे हैं वो मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, अगर आप उसको स्ट्रेट रखें या उसको आप जो है यहाँ पे इस पोजीशन में रखें या गोल रखें या उसको बाइंडिंग में रखें, तब भी जो है इसका मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ओबे नहीं करता, इसलिए करंट जो है ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफी। इसके डिटेल लेक्चर्स या इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन, वेक्टर को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं या स्केलर को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल के साथ देखेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम।